अपना लेक्चर नंबर 15 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें हमने बात करी थी कंडीशन की कि भाई अगर कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा, सिमेट्री एलिमेंट अगर कोई प्रेजेंट है कोई भी, है ना, कोई भी का मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, और तीसरा कौन सा था जो ज्यादातर हम देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। मॉलिक्यूल में कोई भी ऐसा प्लेन जहां से उस प्लेन से अगर मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करो तो दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल सिस्टम बोल देंगे। तो अगर सिमेट्री है तीनों में से कोई भी, एओएस, सीओएस या पीओएस, कोई भी प्रेजेंट है, एनी इसीलिए लिख दिया है, तो आपका कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना शो करने वाला। तीनों में से कोई भी अगर आपका प्रेजेंट। एग्जाम्पल देखे जाए, देखो कुछ मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसमें देखते हैं, नोट तो नहीं कर रहा है कोई, जैसे एक मॉलिक्यूल बनाओ आप 1 2 3 4 5, इस पहले दूसरे कार्बन पे आप लगा दो एक H और एक Br, दूसरे कार्बन पे लगाया आपने एक H एक Br, एक को डैश से लगाया एक को सॉलिड से लगा दिया, फिर पांचवें कार्बन पे आप लगा दो एक Br एक H और एक मिथाइल। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में हमको देखना है कि कोई सिमेट्री एलिमेंट तो प्रेजेंट नहीं है, मतलब बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ध्यान से देखो मॉलिक्यूल देख पा रहे हो, देखो जैसे अगर कोई प्लेन मान लो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे प्लेन बना दे, तो देख पा रहे हो, क्या, हाँ हाँ ये CH3 तो है, एक लाइन बनाओ या मिथाइल, एक तरफ CH3 लिख दिया एक तरफ लाइन नहीं बना दी, नहीं होगा,
सिम नहीं, क्या नहीं होगा, सिमेट्री है या नहीं है? सिमेट्री नहीं दिख रही है। ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है और ऑप्टिकली इनएक्टिव में एफ को बता रहे हैं, यानी सिमेट्री आपकी। फिर कोई और सिमेट्री देखो, सेंटर वेंटर लो। ये प्लेन ही बनाया आपने, ये मैंने प्लेन ही बनाया। ये बीच में एक प्लेन लिया है, ये प्लेन लिया है। सेंटर ले लो, सेंटर लेके देखो, ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? प्लेन तो कोई भी मॉलिक्यूल में कहीं से भी कट कर दो आप ये ऐसे कहना चाह रहे हो। प्लेन कोई भी ले लो जिससे क्या बन जाए, मिरर इमेज बन जाए आपकी। ऐसे ले लो, हाँ ऐसे। सेंटर बन रहा है, ये इससे काट, इससे काट दे, CH3 से काट दे। सेंटर तो नहीं आ रहा है, देखो सेंटर में क्या होता है, सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है, पढ़ो जरा सेंटर ऑफ सिमेट्री। बादल पढ़ो, सेंटर में क्या लिखा है? सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या लिखा है, पढ़ो बादल पढ़ो। अगर जैसे इधर से मान लो, यहाँ सेंटर ले लो, है ना, अब यहाँ से तुम CH3 को मिलाओ, इधर वाले ये मिला दिया, और एक इधर वाले को सेम डिस्टेंस आनी चाहिए। एक इधर वाले CH3 को मिलाया हमने सेंटर लेते हुए, और एक इधर वाले CH3 को मिलाया, ठीक। फिर एक Br को मिला के देखो, ये अगर सेंटर ले रहे हैं हम लोग तो Br से मिलाते हैं, सेम सी डिस्टेंस लग रही है। अगर इधर H से मिलाओ, ये तो हम इसमें 2D में मिला रहे हैं, वो आगे पीछे आएगा ना, हाइड्रोजन तो ऐसे है, तो सेम जाएगा। तो इसमें कौन सी सिमेट्री दिख रही है? POS तो नहीं बन रही इतनी ढंग से, क्या बन रही है? COS बन रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो कोई भी अगर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा कंपाउंड? ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमेट्री है तो इनएक्टिव है, और सिमेट्री नहीं है तो एक्टिव। क्या अगर इसमें इस पॉइंट से थोड़ा बॉन्ड है ना, हाँ, तो अगर बॉन्ड और ये पॉइंट है, इस बॉन्ड के परपेंडिकुलर, ये जो अभी बनाया था, जो भी कह रहे थे आप, इसके परपेंडिकुलर तो बाहर की तरफ में एक एक्सिस बना दो, तो AS हो जाएगा। एक्सिस हो, एक्सिस में तो बीच में उस एक्सिस पे घुमाते हैं। अगर आपको एक भी सिमेट्री एलिमेंट मिल गया तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। जैसे इस मॉलिक्यूल में हमको COS दिख गया ना क्लियरली, तो हमको दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, हमने डिक्लेयर कर दिया ये क्या होगा, ऑप्टिकली नोट कर लिया। सेकंड एग्जांपल देखो। ये है आपका, एक तरफ लगाया हुआ CH3 इस पे, और एक तरफ लगा दिया है हमने इधर पे वेज पे, डैश पे, और इधर भी डैश पे। इस पे एक्टिव या इनएक्टिव बताना है।
किसी के भी अलोंग, जिसके अलोंग करोगे ना वो कट जाएगा। जिस जिस मॉलिक्यूल के अलोंग कर दोगे वो क्या होगा, मॉलिक्यूल कट गया, वो सिमेट्रिकल हो गया अपने आप, ऐसे सोचेगा। हाँ, जैसे मान लो अगर हमने कोई प्लेन ऐसा लिया जिसमें ये CH3 के अलोंग ले लिया, अब ये CH3 तो बाहर की तरफ है, तो ये CH3 पूरा कट जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि सिमेट्रिक बन रही है कि नहीं बन रही है, तो इसमें बन जाएगी अगर ये प्लेन ले लो तो। हाइड्रोजन और CH3 को लेते हुए अगर हम कट करें, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगी, हाँ AOS में एक्सिस में अभी बताते हैं, उसमें घुमाना पड़ता है, घुमा के देखते हैं, इसमें घुमाना घुमाना नहीं है। तो इनएक्टिव बन गया। ये बता चुके हैं। एक ग्रुप है NH2, एक ग्रुप है OH, एक ग्रुप है आपका H, और इधर है आपका CH3। अब कायरल कार्बन तो दिख ही रहा है, अलग अलग ग्रुप है, एक ही कायरल कार्बन है तो डेफिनेटली कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके बारे में तो कुछ सोचना नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, मिरर इमेज बनाओ जरा। अगर एक डी है तो दूसरे की एल मिरर इमेज बना, किसको इधर और किसको किधर करते, CH3 को ऐसे ही छोड़ दें और NH2 को इधर कर दें और OH को इधर और H को इधर, सही है। हाँ NH2 N से बॉन्ड बन रहा है ना इसलिए। क्या अंदर बात, एक को कर लो, एक को बना देते हैं, NH2 को बाहर कर लेते हैं। 4 बॉन्ड में से एक अंदर होगा प्लेन के, एक बाहर की तरफ, 2 प्लेन में हो जाएंगे। अब कोई दिक्कत इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई कायरल कार्बन हो या एक हो, तो इसमें एक हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, RS नॉमेनक्लेचर, है ना, तो साथ साथ में यहाँ पे आपको बता देते हैं। कभी कभी नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आपको कंपाउंड दे दिया और बोला इसका कॉन्फ़िगरेशन R है ना, तो अब जो इसका वो बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं पहले RS है क्या और फिर उसके बाद उस पर कैसे क्वेश्चन आए हैं। RS नॉर्मल, RS नॉमेनक्लेचर, इसमें लिखिए इन 3D स्ट्रक्चर in 3D structure we have to set
प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप on the basis of atomic weight, एटॉमिक वेट की बेसिस पे पहले प्रायोरिटी सेट करते हैं. ग्रुप्स आर रिटन as 1 2 3 4 1 2 3 4. एटॉमिक नंबर से भी देखते हैं. हाईएस्ट एटॉमिक नंबर अगर हो या हाईएस्ट एटॉमिक वेट हो तो उसको पहला नंबर दोगे उस ग्रुप को, और जो फोर्थ होगा वो लोएस्ट होगा. कायरल कार्बन के चारों तरफ जितने भी ग्रुप अटैच हैं पहले उनको एटॉमिक वेट की बेसिस पे 1 2 3 4 नंबर देंगे, और फिर 1 2 3 के ऑर्डर में उसको सर्कल बना के देखेंगे कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. दोनों पॉइंट नोट हो गए. तो थर्ड पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद सिखाते हैं. थर्ड पॉइंट में लिखिए वी हैव टू सर्कल 1 2 3. 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, एंड see that it is clockwise or anti-clockwise. Clockwise or anti-clockwise. Clockwise or anti-clockwise. If it is clockwise, called R, and if it is anti-clockwise, called S. ठीक है. क्लॉकवाइज जाएगा तो आर नाम देंगे कॉन्फ़िगरेशन को, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या नाम देंगे, एस देंगे. ठीक है. अब देखो फिफ्थ रूल भी लिख लो. इन दिस LPG लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, LPG बोलते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम होगा. LPG शुड बी ऑन डैश लाइन if it is on which reverse the configuration. अभी पहले सिंपल सिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको सिखाएंगे एच को भी देखना पड़ता है. ठीक है. लिखा जाए. अब एक एग्जांपल लेकर के देखा जाए. रूल नोट कर लिया ऑनलाइन ऑफलाइन.
आवाज आ रही है बच्चों ऑनलाइन? हेलो हेलो, अभी तो थे। यस मैम आ रही है। आ रही है, अभी बीच में गई थी क्या? यस मैम अभी बीच में नहीं आई। तुमने मैसेज वैसेज नहीं किया, कुछ बैठे हुए थे? नहीं मैम आपको पूरे भी नहीं थे। अच्छा चलो एग्जांपल देखते हैं। अभी जो मॉलिक्यूल लिया था, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है? तो क्या करें हम लोग? सबसे पहले प्रायोरिटी देखते हैं, है ना? इस कायरल कार्बन के चारों तरफ प्रायोरिटी देते हैं एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। तो देखो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर या वेट अगर देखें तो ऑक्सीजन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, इस एटम को देखना है, फिर कार्बन का होगा, फिर हाइड्रोजन का होगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर किसको मिल जाएगा? इसको, फिर नाइट्रोजन को सेकंड, फिर कार्बन को थर्ड, और इसको क्या मिल जाएगा? फोर्थ। पहले तो हमको नंबरिंग देनी है। इसको हमने बोल दिया हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप HPG, और इसको क्या बोल दिया? LPG। ठीक। अब सबसे पहले हमको देखना है कि LPG डैश लाइन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे LPG किस लाइन पे है? डैश लाइन पे ही है। तो LPG अगर डैश लाइन पे हो, या अगर आपका फिशर प्रोजेक्शन बना हो, तो LPG वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल पे ना हो। हॉरिजॉन्टल पे होगा तो अपोजिट, जो आंसर आएगा उसको अपोजिट करें। ठीक। तो डैश लाइन पे है, LPG किस पे है? डैश। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 चलाना है साइकिल, और देखना है क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 इधर गए, तो क्लॉकवाइज है ये डायरेक्शन। कैसा दिख रहा है हमको? क्लॉकवाइज। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? R। नहीं, पहले एटम की देख। कॉमन नहीं देखा, पहले एटम को ही देखा। हाँ, और पहला सेम होगा तो सेकंड से कंपेयर करें। आर हो गया इसका। दूसरा एग्जांपल करें, सबको क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? हाँ, किसी मॉलिक्यूल में अभी दो भी देखेंगे कि एक कार्बन का R कॉन्फ़िगरेशन, एक का S, किसी का RR SS, इस तरीके से भी। हाँ, पूरे ग्रुप का नहीं देखेंगे, जरूरत नहीं। अब दूसरा एग्जांपल ले लो। यहाँ पे अगर हमने ले लिया सपोज CH3, एक तरफ ले लो Br, एक तरफ ले लो C2H5, एक तरफ ले लो H। अब यहाँ पे देखो दो कार्बन वाले हो गए ना, हाइड्रोजन तो लास्ट में ही जाएगा, फोर्थ है। फोर्थ से हमें ज्यादा मतलब भी नहीं है, बस फोर्थ को ये देखना है डैश पे होना चाहिए, है ना? अब यहाँ पे देखो CH3 आ गया। अभी बात हो रही थी ना पूरे को देखना है, कम को देखना है। अब यहाँ पे आ गया CH3, और यहाँ पे क्या आ गया? C2H5। अगर CH3 को देखो और C2H5 को देखो तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? CH3 पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, और C2H5 वाला जो होगा वो होगा CH2 CH3, यानी इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। ये पॉइंट क्लियर है? C2H5 की अगर बात करो तो इसको ऐसे लिख सकते हो CH2 CH3,
तो इस कार्बन को ही देखना है, अटैच कार्बन को, तो 2 हाइड्रोजन और एक बड़ा सा ग्रुप मिथाइल। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल गई? इथाइल को। ये वाले को, बड़े वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई। तो आपका ब्रोमीन का एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होता है, तो ब्रोमीन को 1 दे दिया, फिर इथाइल को 2 दे दिया, मिथाइल को 3। हाइड्रोजन हमेशा पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो अगर हाइड्रोजन कहीं है तो करीब आदमी 4th प्रायोरिटी। ठीक, अब डैश भी दिख रहा है हमको, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1 2 3 करना है, उसके बीच में 4 आए तो 4 से कोई मतलब नहीं है, 4 से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 को क्या करना है, हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलना, 1 2 3 करना है आपको, 1 2 3। कौन सा चल रहा है? एंटी क्लॉक। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? हाँ, इसलिए इसको ये इथाइल को मिल गई, कि इस कार्बन, ये कार्बन हैवी बन गया ना, उसके कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल था। सेम ही हो तो कुछ और फैक्टर देखना पड़ेगा। हाँ, तो वही फैक्टर देखेंगे किसको प्रायोरिटी दे रहा है। ये कर लिया आपने सिंपल केस। हाइड्रोजन के लिए क्या लाइन याद रखनी है? हाइड्रोजन कहाँ पे हो? डैश पे हो, या अगर फिशर प्रोजेक्शन बनाओ तो हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे हो। फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल लाइन पे। और अगर नहीं है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपका आंसर निकल रहा है उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जैसे मान लो आंसर आया आपका R, तो आपने क्या करना है? S। हाँ हाँ, अभी बादल 1 मिनट, मुझे जैसे 4 या 5 एग्जाम्पल आपको कराऊंगी, आप लोग के सारे वो मतलब क्वेरीज आती है दिमाग में, नेचुरल है। 4 5 कराऊंगी, फिर भी रह जाएगा तो पूछो, है ना। अब जैसे मान लो आप करते हो इसको वर्टिकल पे करते हैं हम, है ना। कोई और एग्जांपल लेते हैं। Cl ले लिया, OH ले लिया, और हमने इसको इस पे कर दिया, H को इस पे कर दिया, और ये सिंपल पे कर दो। सिंपल बॉन्ड पे कर दो, Cl को ऐसे कर दो, एक CH। ठीक है, ऐसे बना नहीं होता, ये डैश वाला बॉन्ड कभी भी ऐसे ऊपर लटका के नहीं बना होगा, मैंने बना दिया, बना नीचे की तरफ ही होगा। हाँ ठीक है, अब देखो, अब क्या करें, हाइड्रोजन तो 4th है, यहाँ पे देखो पहले ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? पहले C आ रहा है, COH आ रहा है ना। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, COH की प्रायोरिटी कम हो गई, और फिर क्या आ गया आपका? Cl आ गया, है ना। तो क्या करें? 1 क्लोरीन को पहले दें, क्लोरीन ज्यादा हो गया ना। तो कैसे घूम रहा है आपका? एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो क्या आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए, एंटी क्लॉक। तो क्या आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए था, लेकिन H कहाँ पे है? H डैश पे नहीं है, तो क्या बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? R। आंसर क्या होगा अपना? COH को कहीं भारी तो नहीं कह रहे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
बी, ये बन रहा है एंटी, एंटी बोले तो एस। एक मिनट, एक और। हाँ, अगर डैश पे नहीं है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आंसर आया आपका उसका अपोजिट करो। अब एक और देखो, बढ़िया एग्जाम। एच की पोजीशन पहले ही देख लो, या तो डैश पे हो या फिशर बना हो तो वर्टिकल माउंट हो। अगर वो नहीं है तो जो भी आप प्रायोरिटी से आंसर निकाल रहे हो उसका क्या कर देना है, रिवर्स कर, मतलब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन उसका रिवर्स। अब एक एग्जांपल है, दो हैं आपके COH, दो COH लगे हुए हैं एक कार्बन चेन पे, OH लगा हुआ है, और एक ग्रुप है H। इधर लगेगा, मैंने उधर लगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो इसको आपने बोल दिया पहला कार्बन, अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसको पहला कार्बन लिखोगे, इसको दूसरा कार्बन लिखोगे, इसको तीसरा कार्बन लिखोगे, इसको चौथा कार्बन, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन हमको बताना है किस पे, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन पे, वही तो कायरल है। पहला और चौथा कार्बन तो कैसा है, C डबल बॉन्ड O, मतलब COH है, तो उस पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होगा तो वो तो कायरल होगा नहीं, तो कायरल कार्बन तो ये है और ये। तो हमारे आंसर कैसे होंगे, आंसर देखो ऑप्शंस कैसे होंगे हमारे पास, अगर कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो इस तरीके से होंगे, 2R 3R, या 2R 3S, या 2S 3S, या 2S 3R, ऐसे ऑप्शंस होंगे। किसी से भी 1 2, क्योंकि दोनों तरफ सेम दिख रहा है तो 1 2 3 किसी को भी ले लेंगे, है ना। क्या ले लेंगे, 1 2 3 4 ये ले लेंगे। अब सेकंड कार्बन पे हम देखना चाह रहे हैं, सेकंड वाले कार्बन पे अगर देखो तो हाइड्रोजन किस पे दिख रहा है, डैश पे दिख रहा है। सेकंड वाले कार्बन पे अगर देखो हाइड्रोजन तो डैश पे दिख रहा है ना। अगर ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देते हो तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देते हो तो इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, 3 बोलोगे। अब आपको ये देखना है कि इसमें देखो हाइड्रोजन में, COH में, और ये एक बड़ा सा ग्रुप है, इसमें कंपेयर, OH को भी ले रहे हैं, 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ये OH है, ये COH है, और ये क्या है, एक बड़ा सा ग्रुप है। इस कार्बन पे कितनी चीजें लगी हुई हैं, एक हाइड्रोजन, एक OH, एक COH, और एक ये बड़ा सा ग्रुप। ठीक, अगर वो पहले दूसरे कार्बन को छोड़ दो, सिंपल किस पे हम लोग देखें, एटॉमिक वेट पे देखें कि ग्रुप कौन सा सबसे ज्यादा भारी है और कौन सा सबसे हल्का है। अगर उस बेसिस पे देखोगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, भारी बन जाएगा, है ना। ये वाला उसके बाद क्या बनेगा, सेकंड नंबर पे आएगा, ये वाला किस पे आएगा, थर्ड नंबर पे। अगर घुमाओगे 1 2 3 तो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इस तरीके से ना सोचें, जो पहले आपको तरीका सिखाया उससे सोचें कि यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसको पहले प्रायोरिटी दे दो, फर्स्ट दे दो, फिर यहाँ पे
पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, अब इन दोनों में क्या करना है, आपने कंपेयर करना है। इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और OH लगा हुआ है। इस कार्बन पे अगर देखो तो क्या लगा हुआ है, OH लगा है और C डबल बॉन्ड OH लगा है। ज्यादा बन रही है प्रायोरिटी, है ना। तो फिर से अपने पास क्या बना, 1 2 एंड 3। अगर इस तरीके से जाते हो तो फिर भी कैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर शुड बी, आंसर क्या होना चाहिए अपना, ऐसा आना चाहिए, है ना। इसके इसका आंसर क्या है, H का आंसर है 2R and 3S। इसका आंसर है 2R and 3S। एस बोला था, एस निकाला था हमने एस निकाला था अभी। तो आप फिर एक रीजन हो सकता है कि वहाँ पे सी आ रहा है और यहाँ पे दो ओ आ रहे हैं। अब ये सेकंड पोजीशन पे वही आ गया, उधर सेकंड पोजीशन पे वही आ रहा है। ये COH है इधर और ये अपना कार्बन है ना, ये अपना सेकंड नंबर वाला कार्बन है, ठीक। और यहाँ पे क्या है आपका, ये सेकंड नंबर वाला कार्बन है और इधर पे क्या आया C, फिर उसके बाद इधर OH, फिर इधर क्या आया COH। सेकंड नंबर वाले कार्बन पे क्या आ रहा है, C आ रहा है ना, और इधर सेकंड नंबर वाले कार्बन पे क्या आ रहा है, C, और C के बाद क्या आ रहा है, सीधे O आ रहा है, फिर O आ रहा है, दो आ गए, तो इसलिए इसको क्या मिल गई अपने को, प्रायोरिटी। हाँ सबसे पहले वो, फिर OH, फिर COH आना चाहिए। इसको फर्स्ट देना चाह रहे हो, इसको फर्स्ट दोगे, इसको सेकंड देना चाह रहे हो, फिर इसको थर्ड दे रहे हो। क्योंकि मैम पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे किया, OH पे और फिर COH, क्योंकि अपन वो बड़ा है, वो मतलब तो इस तरीके से अपना क्या बनेगा फिर, तब क्लॉकवाइज बनेगा, तब क्लॉकवाइज बनेगा। एक और तरीका देखना कि यहाँ पे दो दो मतलब यहाँ पे डायरेक्टली तो ओ आ रहा है और यहाँ पे सी और ओ आ रहा है। ओके हिसाब से पहले तो ये अगर फर्स्ट देखो तो फिर ओके हिसाब से ना जल्दी वो आ जाए, यहाँ पे दो स्टेप बाद वो आ रहा है। तो फिर तो ये ज्यादा भारी हुआ। देखो ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन है, पहले अटैच है, फिर यहाँ पे क्या अटैच है, कार्बन अटैच है, यहाँ पे क्या अटैच है, कार्बन, ठीक। ऑक्सीजन को अगर प्रायोरिटी दें तो इसको पहला मान लोगे, ठीक है। अब झगड़ा किसमें है, इस COH और इस बड़े वाले ग्रुप में। इस कार्बन पे अगर देखो तो एक OH अटैच है, एक डबल बॉन्ड से O अटैच है। इस कार्बन पे अगर देखो तो क्या अटैच है आपका, एक OH अटैच है और एक कार्बन अटैच है, सीधे सीधे O नहीं आ रहा है, एक कार्बन अटैच है, तो इसको क्या मिल गई, कम प्रायोरिटी मिल गई। हाँ ये जो बात मैंने बताई, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O और एक इधर से भी O, तो ये भी हाई वाला, ये भी हाई वाला। इस कार्बन पे क्या हुआ, इस कार्बन पे ये C आ गया और फिर O आ रहा है, इस पे दो दो O मिल गए डायरेक्टली, तो इस पे दो O मिल गए, इसलिए इसको क्या मिल गई, इन दोनों में इसको प्रायोरिटी मिल गई। जैसे ही इसको प्रायोरिटी मिली तो फिर क्या बन जाएगा अपना सिस्टम, अब इनके ये 1 2 3 हटा दें, 1 2 3 का मतलब तो समझ गए थे ना। तो अब कौन से पेन से लिखें, इसको 1 ले लिया, फिर इसको 2 ले लिया और ये बड़े वाले ग्रुप को 3 घुमा दिया, कौन सा डायरेक्शन बन गया, क्लॉकवाइज बन गया।
क्लॉकवाइज बनते ही कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R। 2R क्यों लिखा, क्योंकि इसको पहला कार्बन बोल रहे हैं, इसको दूसरा, तो इस पे 2। अब दूसरे पे देखो यही सेम रूल लगा के एंटी बन रहा है क्या, दूसरे पे देख लो, ये वाला 1, फिर ये वाला 2, फिर ये बड़े वाले ग्रुप को 3। सेक्शन क्लियर हो रही बात, ये 1, ये 2 और ये 3 अपोजिट आना चाहिए, सेम नहीं आएगा। कुछ गलत तो नहीं बना दिया मॉलिक्यूल, OH को उस पे, H को इस पे, COH को इस पे, O COH, क्लॉक ही तो बन रहा है, तो R ही आएगा, R ही आएगा, साफ दिख रहा है। कभी कभी आंसर भी गलत दिए रहते, नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है। 1 2 3 करने से कैसे चेंज होगा, होगा क्या, नीचे लगाएं, चलो लगा दो, उसमें नीचे ही था, मैंने बोला था ना कि नीचे ही बना है, मैंने ऊपर लटका दिया है। अब देखो ये 1, रेड पेन हटा दो, ये 1, ये 2 और ये बड़ा वाला ग्रुप 3। अब एंटी, अब आ गया एंटी, बादल जी ने आंसर निकाल दिया, S बन गया, ठीक है। बिल्कुल, 4 को सोचना ही नहीं है ना, 1 2 3 जानना है। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ठीक है, हाँ हाँ, तो 1 2 3 जाओगे ना 4 को छोड़ते हुए, 1 2 3 जाना, तो 1 2 3 है, छोड़ देंगे 4 को, तो ध्यान ही नहीं देना। अब RS निकाल लेंगे, अब अगला सवाल कौन बता देगा मुझे, चलो अब की बार सही से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, जिससे आपको इस तरीके की कोई दिक्कत ना आए। चलो भैया लिख दो, R है या S है, R है पक्का, सब लोग निकालो। ऑनलाइन बचे कौन कौन है ऑनलाइन में, तोशित और अथर्व, चलो निकालो, हमको आंसर जल्दी चाहिए। Cl1 पे गया, इधर इधर कार्बन तो सेम हो गए, बाद में ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, तो इसको प्रायोरिटी मिल गई, ठीक, और इसको 3 मिल गया, 1 2 3। अब कैसे जा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन H कहाँ पे है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉक
क्लॉकवाइज के हिसाब से S होना चाहिए था, है ना, लेकिन क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि H कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल है। हाँ घुमा के देखते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा, ये रूल है, मॉलिक्यूल ऐसे ही है। फिर आपको दूसरे एंगल से, जैसे किसी मॉलिक्यूल को इधर से देख रहे हो और उधर से देख रहे हो, ये बस क्या है, आपका एक रूल है जो आप सेट कर लो। इसके कम से कम 8-10 रूल हैं, अगर ऑनलाइन में आप देखोगे ना तो हाँ, हर टीचर अलग तरीके से बता रहा है, पर एक कोई भी रूल दिमाग में सेट हो जाए और उससे आपको करना आ जाए। लेफ्ट राइट करके एक तरफ अपनी आइज को बैठाना पड़ेगा। हाँ हाँ, आइज को आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ CS3 अंदर। चलो अब 2 वाला बताएंगे, जल्दी से एक 2 वाला बता दो और फिर उसके बाद नहीं, अभी तो शुरू हुई है तुम्हारी क्लास। क्यों, ऐसे ही क्या होता है, चलो बताओ। ऊपर लगा लो CH3, इधर लगा लो H, इधर लगा लो NH2, इधर लगा लो H, इधर लगा लो OH, इधर CH। चलो दोनों कार्बन का बताना। कायरल को ही बताएंगे बच्चे, कार्बन की नंबरिंग को भी ध्यान देना है आपने। कार्बन की नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर इधर से करोगे तो ये ग्रुप सब किस पे आएंगे, तीसरे पे आएंगे, तो इसलिए किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो ये पहला, यहाँ पे चौथे और 5वें कार्बन होते हैं, अब 2R 3R 2S 3S ऐसे बताना आंसर। सेकंड वाला 2R आ रहा है, और थर्ड वाला अपना अपना आंसर निकालिए, कोशिश कीजिए। दोनों में देख लेना, H है हॉरिजॉन्टल पे, कहाँ पे हमने बताया था, कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल। मुझे क्या पता, मुझे आंसर थोड़ी मालूम है। क्या आ रहा है, मुझे क्या पता, दोनों ऐसे। अच्छा निकालो, C2H5 को क्यों सोच रहे हो, पहले कार्बन पे देखो ग्रुप कौन कौन से अटैच है, पहले ध्यान से देखो। पहले कार्बन पे एक NH2 अटैच है, एक H अटैच है, एक CH3 अटैच है और एक ये बड़ा सा ग्रुप अटैच है, ऐसे देखना है ना। तुम C2H5 कह रहे थे ना, इसलिए तो हाँ हाँ, बड़े वाले ग्रुप पे देखना पड़ेगा। अब देखो N तो पहली प्रायोरिटी है, N क्या है, पहली प्रायोरिटी है, H क्या है, लास्ट प्रायोरिटी है। कंपटीशन किसमें है, इस कार्बन और इस कार्बन में,
इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे इधर O आ गया, तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या किया था, इसको 1 दिया था, अब इनके 1 2 3 हटा दें, कंफ्यूजन हो रहा है। इसको 1 दिया था, इसको 4 दिया था, अब इसको क्या देना पड़ेगा, इस कार्बन को 2, इसको क्या दोगे 3, सही है। अब इसको घुमाते हैं इस कार्बन के अराउंड, तो 1 2 3 ऐसे घुमा दिया, 4 से कोई मतलब नहीं है, तो क्या आ गया आपका क्लॉकवाइज। तो 2 पे क्या आना चाहिए था, क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या होना चाहिए था, R, लेकिन होगा क्या S, क्यों, क्योंकि H कहाँ है, हॉरिजॉन्टल। पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन बच्चों? अब दूसरे तीसरे वाले कार्बन पे देखो, ऐसे ही आ रहा है दोनों का। अब इस पे देख लें, इस पे कौन कौन से ग्रुप है, इस पे आपका है OH, H, C2H5 और उधर वाला बड़ा वाला ग्रुप है ना। इसको पहला दे दिया, फिर उसके बाद इसको दूसरा दे दो, इसको क्या दोगे तीसरा, तो 1 2 3 कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो थर्ड वाले पे क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज है, केंटी है, क्लॉकवाइज है, तो R होगा, R होगा तो अपोजिट कर दो, H तो हॉरिजॉन्टल पे है ना, वर्टिकल पे नहीं है ना, इस पे H, हाँ वर्टिकल पे होना चाहिए, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, जो आंसर निकाल लो उसका opposite। अब कर लेंगे, अब कोई दिक्कत थोड़ी है, पक्का। अब 3 कंपाउंड बना दे रहे हैं, उसमें आपको बताना है कौन किसका एनेंशियोमर, कौन किसका डायस्टेरोमर। क्या बेटा, क्लॉकवाइज में R होता है, पर H हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस पे देखिए H कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। अगर H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्या हो जाएगा आपका, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने निकाला उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वो सही आंसर होगा। क्लियर है पॉइंट? H स्ट्रक्चर में या तो डैश पे बना हो या वर्टिकल लाइन पे हो, अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो अपोजिट करना है। हाँ, अभी तुम लोगों को वो उसका भी पक्का रूल सिखाया नहीं है ना, किधर से बैठ के किधर पे लेफ्ट राइट करना, सिखा देंगे। नहीं वो तो आ गया, वो दूसरी चीज बोल रहे हैं। चलो भाई, तुम्हारी मैथ्स इनको बाउंस हो जाती है। HNH2, फिर लगाया है OHH। नहीं नहीं, आपको क्वेश्चन में लिख रही हूँ अभी, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। अभी बादल को कहा था ना कि अभी आपके सारे आंसर मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो उसके बाद आप हमसे आराम से अब इस स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया है PQR, ठीक है, नाम दे दिया गया PQR। अब पूछ रहे हैं PQ में क्या रिलेशन है, QR में क्या रिलेशन है, और P और R
आर में क्या रिलेशन है ऐसे, मतलब कौन एक दूसरे का एनेंटियोमर होगा, कौन डायस्टीरियोमर्स होगा, ऐसे करके बता। भैया बताओ, कोई एनेंटियोमर नहीं मिला, देखो ध्यान से। एनेंटियोमर कोई है एक, पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालो तीनों में। हाँ आर एस निकालो पहले, हाँ फिर उससे रिलेट करेंगे। आर एस निकालो पहले, तीनों के आर एस निकालो स्ट्रक्चर बना के। तीनों के आर एस निकालिए। पहले का तो ऐसे आया ही था, ये वाला स्ट्रक्चर ही किया था अपन ने। तीनों के निकालिए। क्या अच्छा, दोनों C3 C3 किसको दें, अलग अलग तो नहीं है कहीं, नहीं है तो दोनों CH3। ये वाला देख लो ना, यहाँ पे एक हैवी है और यहाँ पे लाइक एस लगा हुआ है, और मैंने इसी की तरफ कॉल कर देता है। एक दो, इस कार्बन को तो पहले ही ले ली, इन दोनों में पंगे आएंगे ना। मैं कह रही हूँ जैसे अगर यहाँ पे हैवी लगा हुआ है, अगर इधर लोगे, हाँ और ऐसे जाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ना पर एक चीज है ना, जैसे ये वाला हैवी है, इस पे ये तो बता रहे हैं एस, एस का मतलब आंसर आर आएगा फिर एस बनेगा। आंसर आर आने का मतलब क्या कर रहे हैं, ये किसको ले रहे हैं, इसको वन ले रहे हैं, इसको वन ले रहे हैं, इसको टू ले रहे हैं। चेंज करेंगे ना, वर्ड शिफ्ट करेंगे, तो वही मामी बोला क्या बोलता है, क्या हुआ, क्या क्यू और आर एनेंटियोमर, कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट आ रहा है। सेकंड वाले का आंसर है आर आर, हाँ फर्स्ट वाले का आ रहा है एस एस और थर्ड वाले का आ रहा है एस एस। पी और आर एनेंटियोमर्स हैं। अच्छा क्योंकि वो ऐसे सारा पी और क्यू एनेंटियोमर, आंसर बता दूं मैं तो उससे क्या होगा, पी और आर एनेंटियोमर नहीं,
हाँ, पी और आर इन एंशोमर है, पी और आर इन एंशोमर दिखा रहे हैं। आंसर देखो, और पी और क्यू इन एंशोमर, पी और आर इन एंशोमर, पी और क्यू इन एंशोमर। क्यू और आर को बता रहे हैं, क्यू और आर को बता रहे हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम। ये NH2 होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा है इन्होंने। आइडेंटिकल कैसे हो सकता है, ग्रुप भी तो सेम होने चाहिए। आइडेंटिकल कैसे बनेगा, ये थर्ड वाले का मुझे कुछ शक लग रहा है, सही नहीं बनाया ना। हाँ, ये CH3 नहीं है। अगर इसको NH2 करो क्लास, अगर इसको NH2 करो तो क्या बनेगा, इस पे कॉन्फ़िगरेशन बनाओ बच्चों। मेधांश, सक्षम, इस पे NH2 अगर करो तो इस पे कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, क्योंकि आइडेंटिकल कह रहे हैं ना, तो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल में बॉन्ड भी तो सेम होना चाहिए, ऐसे कैसे, क्या और कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अब चलो पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालो। चलो, पहले वाले में कार्बन पे क्या आया है, फर्स्ट इस कार्बन पे क्या आया है, जल्दी से बता दो। इस पे S है और इस पे भी S है। अब कोई ऐसा तो नहीं है जिसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकला है, तो बताओ निकाला जाए। आ गया। सेकेंड वाले में क्या निकला है, इसका कैसे आया R, OH को पहले अटैच एटम O है ना, देखो ये है, इसको देखा तुमने O, इसको देखा C, इसको देखा C। अब O को तो पहली दे दी तुमने, अब इस C और इस C में कंपटीशन है, इस C पे C2H5 है तो यहाँ पे CH2 CH3 है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, इस कार्बन पे देखो 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल 1 NH2। नाइट्रोजन जैसे ही आ गया वैसे ही क्या मिल गया, इसको वैरायटी मिल गई। तो ये 1 है तो ये 2 बन गया और ये क्या बन गया 3। अब घुमा दो 1 2 3, तो क्या बना एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनते ही क्या आएगा S, और फिर उसके बाद H हॉरिजॉन्टल पे है तो इसलिए क्या कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा R। तो अशित और अथर क्लियर है ये बात, बादल जी क्लियर है। अब इस पे क्या निकाला था तुमने R, अब समझ आ गया, इस पे भी R निकाला है NH2, और फिर इसको क्या किया, इसको बड़ा ग्रुप मान लिया 2 और इसको 3, तो 1 2 3 घुमा दिया तो क्या आएगा आपका एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक आएगा तो उसको फिर क्या कर देंगे क्लॉकवाइज बना लेंगे, R बन जाएगा, है ना, सही है। अब तीसरे में निकालो जल्दी से, हाँ और क्या NH2 बोल दिया ना, तो तीसरे में निकालो जल्दी से, ये वाले में इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे देखो NH2 कार्बन कार्बन, तो N को पहला ले लें, फिर उसके बाद इसको दूसरा ले लेते हैं, इसको तीसरा ले लेते हैं, तो 1 2 3 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा R बन जाएगा।
और नीचे वाले को देख लो, नीचे वाले में क्या बन रहा है, देखो सक्षम बना, आ रहा है पहला वाला। नीचे वाले को देखो, इधर ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी इसी को दे दो पहले 1, ठीक, फिर उसके बाद 2 इसको, फिर 3 इसको ले लें, तो 1 2 3 घुमा दिया, तो क्या बन रहा है, एंटी बन रहा है, तो एस हो गया। तो अब क्या बनाए, इसको आर बना दें, तो इसका क्या आ जाएगा, क्या, अच्छा एच वर्टिकल पे है ना, तो अपोजिट तो करना नहीं है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, तो इसका एस बन गया। अब देख पा रहे हो, अब देखो, अब ध्यान से देखो तीनों जो कंपाउंड दे रखे हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ध्यान से देख लीजिए। अब पहले NH2 नहीं था तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग था ना, अब देखो ध्यान से, आधे बोर्ड पे देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों के सेम है, तो डायस्टीरियोमर्स और इनएंशियोमर या आपके क्या होने की पॉसिबिलिटी, आइडेंटिकल भी इसमें एक कैटेगरी आती है। अब देखो यहाँ पे S और S है कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे जस्ट क्या है, R और R, जस्ट क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो गया, इसलिए P और Q को क्या बोला हमने, इनएंशियोमर। ऐसे कंपाउंड में जिनमें फॉर्मूला सेम आ गया है ना, तो इनमें इनएंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स और आइडेंटिकल होने की पॉसिबिलिटी है। पहले देखेंगे फॉर्मूला सेम है या नहीं है, फॉर्मूला सेम है, फिर कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, फिर देखेंगे अगर दोनों पे चेंज हो जा रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो डेफिनेटली वो क्या हो रहा है, इनएंशियोमर। यहाँ पे देखो P और Q को इनएंशियोमर क्यों बोला है, P में SS है और वहां पे क्या आ गया, R और S आ गया, तो इसको तो नहीं बोलना चाहिए था, दोनों कार्बन पे रिवर्स होना। PQ तो सही है, PR पे नहीं बन रहा है, अगर आ रहा है रोटेशन नहीं, दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए, ऐसे बनता है ना। मिरर इमेज कैसे बनती है, ये चीज अगर इधर है तो ये अब इधर बनेगी, तो चेंज आएगा ना, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका Q और R क्या बन रहे हैं, बिल्कुल Q और R बिल्कुल क्या बन रहे हैं, RR, और यहाँ पे क्या बना, R और S, तो गड़बड़। एक डिफेक्ट तो निकल गया, NH2 करे पांडे जी की, अरे साक्षी को क्यों देख रहे हो तुम लोग, ओपी टंडन, हिमांशु पांडे। आंसर पे मुझे डाउट हो रहा है, देखो जब इनएंशियोमर बनेगा तो दोनों कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिवर्स होनी चाहिए। किसी भी दो कंपाउंड को अगर इनएंशियोमर बोल रहे हो तो दोनों कार्बन पे क्या होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिवर्स आना चाहिए। आइडेंटिकल में अगर बिल्कुल ही सेम मिल जाए, जैसे आर आर है और दूसरे वाले में भी आर आर आ गया, तो उन दोनों को आइडेंटिकल बोल दोगे। डायस्टीरियोमर्स आप बोलते हो अगर एक कार्बन पे भी डिफरेंट हो गया, एक कार्बन पे भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो उसको आप क्या बोल दोगे, डायस्टीरो। तो कंडीशन नीचे लिख लो, ये आंसर तो हमको ऑथेंटिक, ये एक तो सही था, कंडीशन लिख लो, स्टार बना के लिख लो, आइडेंटिकल कब है और वो कब है। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना तो आ ही गया, अरे क्वेश्चन तो सही है दीदी। इनएंशियोमर कब लेंगे, जब बोथ कार्बन पे क्या हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स, बोथ कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। हाँ वही तो कह रही हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे S था और दूसरे में R हो जाए,
यहाँ पे मान लो एस था तो दूसरे में आर हो जाए, या अगर यहाँ पे आर होता तो दूसरे में क्या हो जाता, एस हो जाता। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा है तो क्या बोलोगे, इनएंशियोमर। अगर आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है दोनों पे तो क्या बोल दोगे कंपाउंड को, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बोलते हैं, होमोमर्स भी बोलते हैं। होमोमर्स का भी नाम यूज किया जाता है आइडेंटिकल। और अगर एक पे भी बदल जाए, एक पे सेम है एक पे अलग हो गया, तो क्या बन जाएगा, डायस्टीरियम। पहले क्या देखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जैसे अभी हमने जब क्वेश्चन नोट किया था तो यहाँ CH3 था ना, तो वो कुछ नहीं बनता, वो ना आइडेंटिकल जाता ना इनएंशियोमर जाता ना वो किसी का डायस्टीरियोमर्स बनता। अगर यहाँ CH3 था तो वो कंपाउंड ही डिफरेंट होता। NH2 की जगह C2 कॉन्फ़िगरेशन की बात पूछ रहे हो, तो कॉन्फ़िगरेशन तो फिर इसको बन लेना पड़ता आपको, क्योंकि इस कार्बन पे O आता ना, और C2H5 लेते तो उस कार्बन पे H आता। पहले लिखा है, पहली लाइन में लिखा है एनएंशियोमर है तो बोथ कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होना चाहिए। दूसरे में लिखा है सेम कॉन्फ़िगरेशन, अगर दोनों पे है तो आइडेंटिकल या होमोमर्स। तीसरी लाइन में लिखा है वन सेम वन डिफरेंट, एक कार्बन पे जैसे मान लीजिए आर का आर हुआ और दूसरे कार्बन पे क्या हो जाए, आर का एस हो जाए, तो क्या बोल देंगे हम लोग, डायस्टीरियोमर। दोनों डिफरेंट हो गए तो अलग कैटेगरी आ जाएगी। कौन बोल रहा हाँ हाँ, तो फिर तीनों पे रिवर्स होगा तो इनएंशियोमर। एक पे भी डिफरेंट हो गया तो डायस्टीरियोमर्स, तीनों पे आइडेंटिकल हो गया तो आइडेंटिकल। ठीक है, अब करेंगे RS। बोलिए बच्चों। क्या टफ क्वेश्चन आएंगे तो टफ बन जाते हैं, क्योंकि देखो पहले दिन तुम्हारे क्या हो रहा था, पहले दिन बाउंस जा रहा था ना ऑप्टिकल, बिल्कुल। अभी जा रहा है कि अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा, RS आ गया। क्या हो गया, चलो मीसो कंपाउंड, मीसो लिखो, मीसो। और मीशो है, ये मीशो है। अरे अपने ही बोलो, लगातार बोलते हैं, मीसो कंपाउंड। परी परी क्या कर रही हो, समृद्धि। ये देखो इस कंपाउंड में देखो, ध्यान से देखिए, ये POH प्रेजेंट है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो किसी भी कंपाउंड में अगर इस तरीके से POH प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के अराउंड हम लोग क्या देखते हैं कि भाई जो आधा पार्ट है वो दूसरे आधे पार्ट का क्या होगा,
अगर यहाँ पे मिरर लगा दो तो ये आधा पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज बनेगा, है ना। पीओएस ऐसे ही देखा जाता है। कोई भी ऐसा प्लेन जहाँ पे मिरर प्लेस कर दो तो जो दो हाफ बन रहे हैं वो एक दूसरे के क्या बनेंगे, मिरर इमेज बनेंगे। ठीक, तो यानी इनहेंशियोमर भी कह सकते हो आधे आधे पार्ट को। ठीक, अब ऐसा कंपाउंड जब हमको मिलता है, इस कंपाउंड से जब आप पीपीएल को पास कराते हो ना, ठीक है, पीपीएल जब पास करोगे तो होगा क्या, ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा है ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, दो दो कायरल कार्बन है, लेकिन ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है ये कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल का जो आधा पार्ट होगा वो पीपीएल को लेफ्ट में घुमाएगा और जो आधा पार्ट होगा वो पीपीएल को राइट में घुमाएगा विद सेम एंगल। अगर मान लो आधे पार्ट ने 15 डिग्री लेफ्ट में घुमाया तो आधा पार्ट 15 डिग्री कहां पे घुमा देगा, राइट में। इसका मतलब क्या है, ये थी पीपीएल, ये थी क्या आपकी पीपीएल। अब फाइनल रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, पहले आधे पार्ट ने इसको मान लो राइट में घुमा दिया अल्फा 30 डिग्री से, फिर दूसरा क्या करेगा, दूसरा आधा पार्ट क्या करेगा, उसको लेफ्ट में घुमाएगा। तो ये मान लो तुम्हारा यहाँ से 30 डिग्री ये इधर घुमाता, अब क्या होगा, फिर से ये सीधा हो जाएगा ना पीपीएल, सीधा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये घुमा था ऐसे, अब क्या हो गया, फिर से इधर घूम गया। तो एक ने मान लो ऐसे लेफ्ट घुमाया था, आधे पार्ट ने, एक ने नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के आधे पार्ट ने लेफ्ट घुमाया, फिर उतने ही एंगल से राइट घुमा दिया। तो इफेक्टिवली देखोगे तो पीपीएल वैसे की वैसे ही निकलेगी। पीपीएल बाहर आपको कैसे मिलेगी, अनडिफ्लेक्टेड। अंदर क्या हो रहा है, आधा मॉलिक्यूल लेफ्ट में घुमा रहा है, आधा मॉलिक्यूल राइट में घुमा रहा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल में देखा हमने तो पीपीएल हमको क्या मिली, अनडिफ्लेक्टेड मिली। ये पॉइंट क्लियर है। और पीपीएल अनडिफ्लेक्टेड होती है तो कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट है। अब ये जो आपका कंपाउंड है, इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं मीसो कंपाउंड। और इसमें ये जो रीजन है जिसकी वजह से आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो गई, अंदर तो आपको दिख रही है आधा आधा, लेकिन क्या है, बाहर आपको विजुअलाइज नहीं हो रही है। ऑप्टिकल एक्टिविटी नेट में क्या हो गई, जीरो, है ना। नेट में अगर जीरो हो गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव डिक्लेयर हो गया। किस वजह से हुआ है, मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। क्या कहते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। तो थोड़ा सा छोटे से एग्जाम्पल बना के डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इंटरनल कंपनसेशन लिखेंगे। मैं बोल रही हूँ, ये बना लो पहले। हाँ, उसकी यही एक्सप्लेनेशन है। हाँ, मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा। हाँ, ये नोट हो गया, नहीं वो नहीं, ये लिख लिया बच्चों, तो अब डेफिनेशन लिख लो। एग्जाम्पल यही है, देखो, some compounds are called meso
Some compounds are called meso. मीसो की क्या पहचान है? ऑप्टिकली एक तो इनएक्टिव है, उसके बाद लिखिए सेकेंड पॉइंट में हाफ मॉलिक्यूल रोटेट इन लेफ्ट डायरेक्शन, half molecule rotate in right direction with same angle, so effective rotation of PPL is 0. इफेक्टिव रोटेशन क्या होगा PPL का? 0. और PPL का इफेक्टिव रोटेशन अगर नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको? इनएक्टिव बोल देंगे, मीसो बोलेंगे. In this compound POS is present. POS समझ रहे हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री. In this compound POS is present. In molecule and due to this optical inactivity it is called internal compensation. It is called internal compensation. ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, कायरल कार्बन होते हुए भी कंपाउंड ऑप्टिकल अगर इनएक्टिव है तो दो रीजन होते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल. तो अभी हमने क्या पढ़ा? इंटरनल. अब एक्सटर्नल पढ़ेंगे. हाँ, हम ये नहीं कह सकते, हम बिना एक्सपेरिमेंट के तो हम नहीं बता सकते ना कि कौन सा हाफ लेफ्ट घुमा रहा है, कौन सा राइट. हम बोलते हैं इफ वन पार्ट इज रोटेटिंग लेफ्ट, अदर पार्ट विल राइट. और पहला अगर लेफ्ट राइट घुमा रहा है तो दूसरा है ना. ये डेफिनेटली. एग्जाम्पल में लिख लो मीसो टार्टरिक एसिड. टार्टारिक एसिड कैसे लिखते हैं? आ जाएंगे. टार्टारिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मीसो टार्टरिक एसिड. ओहो, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है टार्टरिक एसिड. दो COH होते हैं. यहाँ पे क्या बन गई? इसमें POS आ गई. दो कायरल कार्बन होते हुए भी क्या बनेगा? मिसो. तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा इसमें ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, एक कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन, है ना. और फिर तीसरी कैटेगरी क्या पढ़ा हमने? मीसो. एक्टिव में हमने पढ़ा D और L, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवर रोटेटरी. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फोर्थ वाले पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन, है ना. बहुत छोटा सा नोट हो गया इतना? ऑनलाइन रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर CE लिखिएगा. CE रेसिमिक मिक्सचर. अभी बता रहे
रेसिमिक मिक्सचर। आधे आप क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर is called racemization. रेसिमिक मिक्सचर को बनाना क्या कहलाता है? रेसिमाइजेशन। क्या है रेसिमिक मिक्सचर? पढ़ लेते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ है। ठीक है, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि लैक्टिक एसिड जो होता है ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो एक OH, एक H, एक CH3 और एक COH, ये लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है तो इसका मतलब D फॉर्म होगा और L फॉर्म होगा, दो फॉर्म होंगे ना इसमें। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनेगा देखो। हम क्या करें, मान लो सपोज हमारे पास लैक्टिक एसिड रखा हुआ है, डी फॉर्म भी अलग से रखा है, एल फॉर्म भी एक बीकर में रखा है। अब हम क्या करें, 2 मोल डी फॉर्म और 2 मोल एल फॉर्म दोनों को मिक्स कर दें। दोनों का क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। अब इसको इसमें से पीपीएल पास कराएं तो डी फॉर्म एक डायरेक्शन में मूव करा देगा 2 मोल और एल फॉर्म उसी को उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 मोल मूव करा देगा। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमने सेम ली है, अलग अलग नहीं ली है। हम बनाना चाह रहे हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जैसे मीसो बना था ना, तो मीसो में कुछ मिक्सिंग वगैरह नहीं करनी थी, एक कंपाउंड होता है मीसो में होता है अपने आप, इसीलिए उसको हमने क्या नाम दिया था? इंटरनल कंपनसेशन नाम दिया था। यहाँ पे एक्सटर्नल कंपनसेशन क्यों कह रहे हैं हम? कि हमारे पास 2 सैंपल हैं लैक्टिक एसिड के, एक है डी फॉर्म, आपको लैब असिस्टेंट ने बताया आपके पास एक बीकर में डी फॉर्म रखा हुआ है, एक बीकर में एल फॉर्म रखा हुआ है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ठीक, सेम कॉन्सेंट्रेशन का। तो आपने क्या किया, 1 मोल मान लीजिए डी फॉर्म ले लिया, 1 मोल आपने एल फॉर्म, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, नया सैंपल बना लिया। उसमें से अब आपने पीपीएल पास कराई। पीपीएल जब आप पास कराते हो तो डी फॉर्म में जब आप पास करा रहे थे तो रोटेट हो रही थी, एल फॉर्म पे जब पास करा रहे थे तो रोटेट हो रही थी, रोटेशन दिख रहा था। जब आपने दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर मिक्स कर दिया, इक्विमोलर मिक्सचर मिक्स कर दिया, तो पीपीएल को देख रहे हो तो पीपीएल क्या हो रही है? रोटेट नहीं हो रही है। जैसे मीसो में दिख रहा था कि सीधे चली आ रही है, वैसे ही चली आ रही है। तो आपने क्या बोला, अब तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड था, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी किल हो गई, खत्म हो गई। तो कैसे खत्म हुई? मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मिक्स कर दो, एक को प्लस फॉर्म एक को माइनस फॉर्म बोलते हो ना, दोनों को सेम अमाउंट में आपने मिक्स कर दिया। तो एक ने मान लो 15 डिग्री घुमाया लेफ्ट में, तो दूसरा 15 डिग्री कहाँ पे घुमा देगा? राइट में घुमा देगा। इसमें मॉलिक्यूल के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल में कोई पीओएस सीओएस कुछ नहीं था, पीओएस का कोई फंडा नहीं था, तो मॉलिक्यूल की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एक्सटर्नली हमने क्या किया, दोनों के आधे आधे को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने से जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी वो ओवरऑल में क्या हो गई? खत्म हो गई। तो ऐसे मिक्सचर के प्रिपरेशन को हम क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन बोलते हैं। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। इसमें 50% डी और 50% एल को मिक्स किया जाता है। ठीक, अब बोलते हैं आइडियली रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर जो है वो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एकदम मेजर करके बिल्कुल एग्जैक्ट वो बन नहीं पाता है, लेकिन बना सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो वही तो मैंने बोला एग्जैक्ट नहीं है,
जैसे बोलते हैं आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट बोला गया, पर आइडियल एग्जैक्ट अगर चाहे रेसिमिक मिक्सचर बनाना तो एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, हल्का फुल्का तो होगा। मिजाज क्या हुआ? हाँ, और ये क्या है, बहुत इसीलिए पहले ही बोल दिया ना कि डी और एल को ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत क्या है, माइन्यूट फिनोमेना है, और पूरा ये पूरा फिनोमेना क्या है, एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है। ये हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन है क्या? हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। चलो ये लिख लिया यहाँ था, अब लिख लो मिक्सिंग ऑफ mixing of mixing of 50% mixing of 50% D form of a compound and 50% L form of a compound is called racemization, and mixture prepared is called racemic mixture. And नहीं, and mixture prepared is called racemic mixture. It is optically inactive. It is optically inactive. Process is called racemization लिख चुके हैं ना, process is called external compensation. racemization तो लिख लिया, कितनी बार लिखोगे? अभी हम रुक जाओ, अभी वीडियो ऑफ होने दो, फिर बताते हैं सबको एक एक। एक्सटर्नल कंपनसेशन, process is called external compensation. तुम लोग की इतना अभी क्वेश्चन कुछ कराया नहीं ऑप्टिकल के, और तुम लोग की पत्ती गुल हो जाती है। अभी 2 मिनट और चुप रहो, 2 मिनट चुप रहो, 2 मिनट चुप। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे, पर 2 मिनट चुप, 2 मिनट की तसल्ली। एक लाइन है ये, बता दे रही हूँ मैं, बता, लेक्चर खत्म होते ही मैं हॉट लगा दूंगी, बस वीडियो की देर है, समझ लो। ईजेड नॉमेनक्लेचर, ई को क्या बोलते हैं, एंटी गीगन, और जेड फॉर होता है जुस्सामिन। जुस्सामिन मतलब सेम, एंटी गीगन मतलब अपोजिट। कहाँ पे देखना है वो बता देते हैं आपको, अभी सिखा देते हैं, 1 मिनट में सीख जाओगे आप। चलो, 2 कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, 2 ब्यूटीन है, दोनों के दोनों, एक सिस है एक ट्रांस है। कौन सा सिस कौन सा ट्रांस? फर्स्ट वाला क्या है, सिस, पक्का फर्स्ट वाला सिस है।
सेकेंड वाला क्या है? इजेड कैसे देखना है? देखो कार्बन जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ऊपर, और मैं फेंक दूंगी जो आपके हाथ में चीज है ब्लू कलर की, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ आपको देखना है कि हैवी ग्रुप ऊपर है, एक साइड में है या डिफरेंट साइड में है। अगर यहाँ पे देखो आप तो ये CH3 हैवी ग्रुप हो गए, और HH क्या हो गए इसके कंपैरिजन में? हल्के ग्रुप हो गए, है ना। इस डबल बॉन्ड के अराउंड अगर देखो, ये इन दोनों में अगर देखो कंपेयर करो, तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दोगे, इसको क्या दे दोगे? लोएस्ट। इन दोनों में देखो, ये इसको हाईएस्ट दोगे, इसको क्या दोगे? लोएस्ट दे दोगे। ठीक, अब क्या देख पा रहे हो आप? हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? ऊपर की तरफ है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड में है। इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है, ऊपर की तरफ हाईएस्ट आ गए, नीचे की तरफ लोएस्ट आ गए, यानी कि दोनों तरफ क्या बन गया आपका? सेम बन रहा है। हाईएस्ट लोएस्ट सेम बन गया। जब सेम बनेगा तो उसको बोलते हैं जेड फॉर्म। क्या बोलेंगे? जेड फॉर्म। तो ये वाला फॉर्म क्या है? जेड। EZ में अगर नाम लिखना है तो ये कौन सा फॉर्म है? जेड फॉर्म। इसको देख लो, ये इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये HPG और ये क्या है? LPG। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये लोएस्ट प्रायोरिटी और ये HPG। अब देखो क्या बन रहा है, यहाँ अगर बीच से देखें तो HPG LPG LPG HPG, देख पा रहे हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? HPG HPG अपोजिट हो गए, LPG LPG अपोजिट हो गए, तो कौन सा फॉर्म हो गया? हाँ? नहीं ऐसा नहीं, अभी और अब उस पे आएंगे तो बताते हैं। और एग्जांपल लेफ्ट राइट में नहीं देखना, ऐसे एक कार्बन पे ऑब्जर्व करना, पहले एक पे ऑब्जर्व करो, फिर दूसरे पे, दोनों को मेंशन करो, फिर देखो बीच वाले बॉन्ड से दोनों सेम साइड में जा रहे हैं या दोनों डिफरेंट जाएंगे, तो ENT और Z याद रखेंगे सेम। ठीक है, ये Z सीख लिया ना आपने। अब नेक्स्ट क्लास में अपना वो वाला जो आंसर था उसको करेंगे अपन। इसीलिए